कभी कभी दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको सुनने के बाद अंदर से इंसान हिल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक परिवार के साथ। परिवार का जो मुखिया था वो एक अच्छे पोस्ट पर था, बहुत ही सारा उसने धन कमाया और धन कमाने के बाद अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बनाई। लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण था। उसके साथ काम करने वाली एक महिला होती है और उसके साथ दोस्तों उसका रिलेशन चल जाता है। रिलेशन के बाद वो उस रिश्ते को बढ़ाने के चक्कर में उसकी एक बेटी होती है, उस बेटी के साथ वो अपने बेटे का विवाह करा देता है। और अब जब उसके घर में उसकी बहू बन करके वो आती है तो फिर उसकी हरकतों में जो बदलाव था वो तो होने वाला था नहीं। अक्सर ही जब उसकी बहू बाथरूम से नहा करके निकला करती थी तो वो बाथरूम में घुस जाया करता था और फिर दोस्तों वो उसके कपड़ों को सूंघा करता था। एक दिन अचानक उसकी बहू की नजर पड़ जाती है और फिर उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है घटना में वो सुन करके आप दंग रह जाएंगे। बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों और बहुत बड़ी सीख देने वाली भी कहानी है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बिना वीडियो को एक लाइक जरूर देकर जाइएगा। दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये घटना जो है वो दिल्ली के ही एक जगह की है। यहीं पर रहने वाला सोहन, उम्र जिसकी लगभग 60 साल के ऊपर थी, क्योंकि वो दिल्ली के नगर निगम में एक बाबू के पोस्ट पर था और वो अब रिटायर हो चुका था। दोस्तों सोम कुमार की पत्नी को गुजरे हुए लगभग 15 साल के आसपास हो चुका था। सोम कुमार के 2 बेटे थे, अजीत और सुजीत। अजीत जो था वो बड़ा बेटा था, उसकी भी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी जो है वो घर पर आती है और फिर घर का जो खाना पीना और जो सारी व्यवस्थाएं होती है वो अजीत की पत्नी ही देखा करती थी। सोम ने अपने बेटों को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। दोनों ही बेटे इंजीनियर बन चुके थे। पहले जो अजीत था उसकी पोस्टिंग जो थी वो नोएडा में थी, वो नोएडा में काम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका तबादला हो जाता है और वो बेंगलोर चला जाता है। अपने परिवार और 2 बच्चों के साथ वो बेंगलोर में शिफ्ट हो जाता है। अब इसके लिए समस्या हो जाती है। अब दोस्तों जो सोम था वो थोड़ा ढीले नारे के व्यक्ति था। उसकी आदत इतनी गंदी थी कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। सोम जहां पर काम करता था वहीं पर एक विधवा महिला भी काम करती थी जिसका नाम विमला था। विमला की एक बेटी होती है। अब तभी जो विमला का जो पति था उसका एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। उसके मौत के बाद विमला ने उसकी नौकरी जो है वो खुद ले ली थी और फिर अपनी जो शादी करने का फैसला था वो उसने छोड़ दिया था। उसे लगा कि एक बेटी ऐसे ही पाल लूंगी, पोस लूंगी और इसी के सहारे मेरा जीवन भी बीत जाएगा। पति की नौकरी भी मिल जाती है और अब वो पति की ही नौकरी करने लग जाती है। अब दोस्तों सोम और जो विमला थे वो दोनों साथ में ही काम करने लग जाते हैं। देखते ही देखते सोम और विमला के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और फिर ये जो नजदीकियां थी वो संबंध का रूप ले लेती है। अक्सर ही इनके चर्चे 2 ऑफिस में पूरे थे। हर कोई जानता था कि सोम और विमला का बीच में संबंध जो है वो बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। अब दोस्तों सोम को तो जब भी वक्त मिलता था तो वो विमला के घर जाया करता था। एक बार गया तो देखा कि विमला की बेटी को उसने देखा तो उसको लगा यार ये तो बहुत ही खूबसूरत बेटी है, तो क्यों ना अपने बेटे के साथ इसकी विवाह करा दूं। अब दोस्तों विमला से वो एक बार चर्चा करता है कि मेरे और तुम्हारे तो पहले से ही रिलेशन है और मैं चाहता हूँ कि इस रिलेशन को हम लोग रिश्ते में बदल देते हैं। अब विमला भी इस चीज के लिए तैयार है तो ये कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर से जो सोम था उसे प्रॉपर्टी की भी लालच हो गई थी, क्योंकि विमला ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बना रखी थी और 1-2 फ्लैट भी उसने खरीद रखे थे। बेटी के नाम पर उसने बहुत सारे पैसे भी जमा करके रखे थे। सोम को लगा कि शादी हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी तो इसमें बुराई क्या है, सब कुछ तो उसके पास है, ऊपर से खूबसूरत भी है और जो विमला है उसके साथ उसका और रिश्ता मजबूत हो जाएगा और किसी को कोई शक भी नहीं होगा, न बेटे को न ही किसी को, और ये रिश्ता और भी। तो फिर वो दिमाग से खेलना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जब अजीत बेंगलोर चला जाता है तो फिर जो उसका भाई सुजीत होता है वो उसे जाकर कहता है कि अब एक बहू की जरूरत है क्योंकि खाना पीना बनाने में दिक्कत हो रही है। तो सुजीत कहता है कि जैसी आपकी इच्छा। अब सोम कहता है कि मेरे साथ काम करने वाली एक महिला है जिसकी एक बेटी बहुत ही खूबसूरत है, मैंने देखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार देख लो, पसंद आ जाए तो उससे शादी कर लो। सुजीत कहता है कि ठीक है फिर देख लेता हूँ। अब दोस्तों एक होटल में जो विमला की बेटी अवंतिका होती है वो आती है और विमला भी आती है और इधर से सोम और इधर से जो उसका बेटा सुजीत होता है वो लोग भी जाते हैं। जाकर के देखते हैं, सब कुछ पसंद आ जाता है, लड़की भी पसंद आ जाती है। बेटे अजीत को फोटो भेज दी जाती है, उसके पत्नी और बच्चे भी सभी देखते हैं। सभी लोग शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब डेट फिक्स हो जाती है और शादी भी दोनों का हो भी जाता है। अब दोस्तों शादी के बाद जो अजीत होता है वो तो बेंगलोर चला गया था। अब सुजीत, सोम और अवंतिका जो थे वो तीनों ही वहीं पर दिल्ली में रहने लगते हैं। अब दोस्तों जो सुजीत था वो मैकेनिकल इंजीनियर था, उसकी जो ड्यूटी थी वो गुड़गांव में थी। अब घर दिल्ली में होने की वजह से वो अपने कार से हमेशा ही गुड़गांव आया जाया करता था, दूरी उसकी बहुत लंबी पड़ जाया करती थी। अब दोस्तों जब ड्यूटी पर सुजीत चला जाया करता है तो घर पर केवल सोम और अवंतिका बचते थे। जब कभी सोम का मन किया करता था तो फिर वो चला जाता था विमला देवी के पास। विमला भी रिटायरमेंट के कगार पर थी। विमला को मात्र अब 2 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ था, लेकिन विमला अभी भी सोम कुमार से खूब मजे ले रही थी। सोम कुमार जो था वो अपनी जरूरतों को वहीं से पूरी कर लेता था, लेकिन घर आता और जब वो अवंतिका देखता है तो फिर उसकी जो मंशा थी वो बदल जाया करती थी। उसे लगता था कि वो तो बुढ़ी हो चुकी है, ये अभी जवान है। दोस्तों ये इस फिराक में था कि किसी भी तरीके से अवंतिका के साथ उसका रिलेशन बन जाए, उसकी माँ के साथ जो उसका चक्कर उससे वो खत्म हो जाएगा, उसकी जवानी के वजह उसे मिलना शुरू हो जाते। वो अवंतिका को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास करने लगता है, उसके ऊपर
पैसे भी खर्च करता, वो उसको पूरी खुली छूट देकर रखी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। और अवंतिका को ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो इसकी एक आदत थी वो बहुत गंदी थी सोम कुमार की। अवंतिका जब भी बाथरूम से नहाकर निकलती, उसके जस्ट बाद सोम बाथरूम में चला जाता और वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता था, और बंद करने के बाद जो उसके उतारे हुए कपड़े थे उसको वो सूंघा करता था। पता नहीं उसको ऐसा कौन सा मजा मिलता था, दूसरों को ऐसा काम किया करता था। उसकी बहुत ही गंदी आदत थी, कहीं ना कहीं उसको वो सूंघता ही रहता था, और फिर मदहोश हो जाता और फिर बाहर निकलता, अवंतिका को फिर घूर घूर कर देखना शुरू कर देता। उसको लगता है कि यार जो उसके कपड़े से तो बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है। और अवंतिका थी भी ऐसी कि बहुत ही सज धज कर रहा करती थी, खूब ही परफ्यूम लगाया वगैरह करती थी। जिस तरफ से वो गुजरती थी पूरा उधर का माहौल जो था वो खुशबूदार हो जाया करता था। कहीं ना कहीं वो खुशबू उसको मदहोश किया कर देती थी। वो अक्सर ही जाकर के उस खुशबू को सूंघने का प्रयास किया करता था बाथरूम में। अब दोस्तों लगभग 6-7 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। अब जो पूरी उसने ताकत लगा ली थी कि कैसे भी वो उसको आकर्षित कर ले, लेकिन अभी तक उसे मौका मिल नहीं पा रहा था। वो मौके की तलाश में ही था। ये रोज का उसका नियम बन गया था कि वो किसी न किसी बहाने से बाथरूम में घुस जाता था और वो हरकतें करता था। अब दोस्तों एक दिन अवंतिका जो थी वो नहा करके बाथरूम आ रही थी, और जस्ट ही बाद उसके ये बाथरूम में चला जाता है। इत्तेफाकन दरवाजा जो था वो बंद नहीं कर पाता है, और तभी जो अवंतिका है वो कुछ सामान बाथरूम में भूल गई थी, तो उसे लगा कि ससुर जा रहा है, ऐसा ना हो कि उसका कुछ देख ले सामान वगैरह, क्योंकि दोस्तों जो अंदर के कपड़े थे वो उसको छुपा करके रखा करती थी। अब जैसे ही वो अंदर जाती है, देखने के प्रयास करती है, तो फिर जो वो नजारा देखती है वो दंग रह जाती है। वो देखती है कि जो उसके ससुर जी हैं वो उसके जो अंडर गारमेंट्स है उसको वो नाकों पर रख करके सूंघ रहे हैं और लंबी लंबी सांसें भी खींच रहे हैं। ये देख करके वो सहमे रह जाती है। अवंतिका जो है वो झट से सोम कुमार के हाथों से अपना कपड़ा जो है वो छीन लेती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर के जो ससुर होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़ों से इतनी खुशबू आ रही है, कसम से कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी खुशबू होगी। तुम वैसे भी बहुत ज्यादा महकती हो, जब तुम मेरे अगल बगल से गुजरती हो तो फिर मुझे मदहोश करके जाती हो। अब दोस्तों देखते ही देखते सोम जो है वो उसे पकड़ लेता है, और फिर वो इतनी कस के उस पर पकड़ बना लेता है कि जो अवंतिका होती है वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। अब सोम कुमार की यह हरकत देख करके अवंतिका पूरी तरीके से डर जाती है। उसे कहती है कि छोड़ दीजिए, वरना मैं शाम को अपने पति से सब कुछ बता दूंगी, बहुत ही फिर उल्टा हो जाएगा। और दोस्तों सोम कुमार होता है, कहता है कि पति से बताकर क्या करोगी, सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है, और जो 1,50,000 रुपए कमाता है उसे तुम्हारा गुजर बसर होने वाला नहीं इतनी महंगाई में, बस तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रखूंगा। उसे बहुत अच्छे तरीके से वो समझा रहा था कि बस किसी भी तरीके से जो अवंतिका है वो उसकी बातों में आ जाए और फिर वो उसके साथ वो सब करने के लिए राजी हो जाए। वो बता रहा था कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों जो अवंतिका होती है वो उस नेचर की थी ही नहीं। अब अवंतिका जो थी वो किसी तरीके से बस उससे धक्का मार करके बाहर निकल आती है और फिर अपने कमरे में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। और फिर उसके बाद वो अपनी माँ को फोन करके सारी बातें बता देती है। माँ को तो पहले से ही पता था सोम कुमार के बारे में कि वो कितना ढीले नाड़ी का व्यक्ति है। वो तो क्या क्या चाहता, वो सब कुछ चाहता था। उसे समझाती है कि ठीक है चलो, कोई तुम्हारे ससुर इस बात को किसी से कहना मत, अपने तक ही सीमित रहो, वो उनका ध्यान दिया करो। वो सोम कुमार की तरफ और भी ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर देती है। उसको लगा कि मेरी माँ जो है वो मेरे ससुर का सपोर्ट करिए, माजरा क्या है। अवंतिका को सोम कुमार और अपने माँ के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको बस यही पता था कि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिजिकल रिलेशन के बारे में कतई उसको जानकारी नहीं थी। अब शाम का वक्त होता है। अब जो सोम कुमार होता है वो चाय पी रहा होता है। अवंतिका उसे चाय देती है ला करके, और सोम कुमार अवंतिका को हिदायत देता है कि अगर गलती से तुमने कुछ भी सुजीत से कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो ये सुनकर के डर जाती है। अब शाम को दोस्तों सुजीत नौकरी से आता। अवंतिका जो थी वो पूरी तरह से डरी सहमी थी, उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। ये देख करके सुजीत पूछने लगता है कि क्या बात है, तो कुछ दिक्कत है, कोई तबीयत वगैरह खराब है क्या। तो वो कहती है कि नहीं पता नहीं, बस मुझे आज क्यों घबराहट सी हो रही है। वो बताती कुछ भी नहीं है, बात को दबा ले जाती है। शायद वो बता जाती तो शायद इसके साथ जो आगे होने वाला था वो कतई नहीं होता। और दोस्तों अगले दिन सुबह हो जाती है। अब सुबह का डेली वाला जो रूटीन था, सुबह चाय नाश्ता बनना, सबके लिए खाए बनना, सारी चीजें वैसे की वैसे ही चल रही थी। और जो अजीत का व्यवहार था वो पहले ही जैसा था। तो सोम को लगा कि जो अवंतिका है वो बेटे से कुछ बोली नहीं है। अब दोस्तों उसे लगा कि सुजीत से कुछ नहीं, इसने कुछ कहा नहीं। अब धीरे धीरे करके जो सोम कुमार होता है उसका हौसला बढ़ना शुरू हो जाता है। सुजीत जो है वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, पूरा घर फिर से खाली हो जाता है। अवंतिका जो है वो फिर से चाय वगैरह दे करके अपने कमरे में चली जाती है। अब सोम कुमार जाकर के दरवाजा खटखटाने लगता है। वो दरवाजा खुलती है, वो उसके पास जाकर के बैठ जाता है। कहता है कि देखो मेरी पत्नी है नहीं, वैसे भी हम लोग तो घर में अकेले ही रहते हैं सारा दिन, तुम भी इधर उधर लेटी रहती हो, मोबाइल देखती रहती हो, टीवी देखती रहती हो, तो क्यों ना तुम मेरे ही साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो और हम दोनों का वक्त भी अच्छे से बीतने लगेगा। अब दोस्तों ये सुनकर के जो अवंतिका थी वो पूरी तरीके से घबरा जाती है। वो कहती है कि आप जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, आप मेरे रिश्ते में पिता के समान हो और आपको ये सब चीजें करने शोभा नहीं देती है। आपकी उम्र हो चली है और मैं उम्र में आपकी बेटी के समान हूँ, तो ये सब हरकतें बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं दे रही है। आपको ये सब चीजें, आपको मेरे बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। तो सोम कुमार कहता है कि देखो वो सब बातें अलग चीजें होती है, अभी जो मेरी फीलिंग है उस पर ध्यान दो, अभी जो मेरी जरूरत है तुम बस उसका ख्याल रखो। आखिर मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपनी जरूरतों के बारे में कहूँ।
तभी अवंतिका कहती है कि ठीक है, फिर मुझे कुछ समझने का, सोचने का 1 हफ्ते का समय दो, और फिर उसके बाद में समझ करके जैसा भी होगा आपको बताऊंगी। सोम कुमार उसे छोड़ देता है और बाहर आ जाता है। अवंतिका जो थी वो पूरी तरीके से घबराई हुई होती है। अब दोस्तों समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। शाम को सुजीत जो है वो वापस से नौकरी पर से आता है। दोनों खाना पीना खा करके अपने बिस्तर पर होते हैं। अब अवंतिका जो होती है वो सुजीत से कहती है कि मुझे लगता है कि पिताजी की शादी करा देनी चाहिए। ये बात सुनकर के सुजीत कहता है कि तुम पागल वगैरह हो गई हो क्या? जिसके नाती वगैरह हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, वो ब्याह करेगा इस उम्र में? तुम ये सब बात करते हो, तुम्हें थोड़ी शर्म ही नहीं आई? वो उसे डांटना शुरू कर देता है। अवंतिका कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें एक पत्नी की जरूरत है, क्योंकि बुढ़ापे में अगर पत्नी ना हो तो फिर उसका सहारा कौन बनेगा? अब सुजीत कहता है कि मैं हूँ, तुम हो, बड़े भैया है, भाभी है, सब लोग तो हम लोग हैं, सहारा हम लोग बनेंगे पिताजी का। पिताजी ने हमारे लिए क्या नहीं किया है? आज जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उन्होंने ही तो बनाई है। हम तो जितना कमाते हैं वो तो बस खर्च में ही निकल जाता है। मेरा तो कुछ वैसे भी नहीं बचता है। अब दोस्तों जो अवंतिका होती है वो चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसा करके 2-3 दिन को और समय बीत जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों फिर एक दिन ये अपने पति से चर्चा करती है। उसका पति फिर उसे समझा देता है, कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम आज आजकल उल्टी सीधी बातें बहुत सोच रही हो, लगता है तुम्हें डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, जाकर तुम डॉक्टर से दिखाओ। अब दोस्तों देखते ही देखते 1 सप्ताह का वक्त बीत जाता है। अब जो सोम कुमार होता है वो उंगलियों पर दिन ही गिना था। अब जिस दिन 1 सप्ताह पूरा होता है फिर सोम कुमार अवंतिका के पास जाता है और कहता है कि आज मैं अच्छी बातें ही सुनना चाहता हूँ, जो कुछ बोलना अच्छे अच्छे ही बोलना। और दोस्तों जो अवंतिका के पास वो जाकर बैठ जाता है, कहता है कि तुमने क्या सोचा? अवंतिका कहती है कि देखो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर ले पैसों के लालच में आकर। इज्जत से बढ़कर के मेरे लिए पैसा नहीं है। मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, और अगर आज के बाद तुमने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर के दोस्तों जो सोम कुमार था वो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और फिर उसको पकड़ करके वो उसके ही बिस्तर पर गिरा देता है और उसके साथ वो जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। और फिर उसके साथ वो संबंध कायम भी कर लेता है। कहता है कि अब नहीं तो अब तुम मानोगी, किससे कहोगी? अगर कहीं बात बाहर निकल गई तो समझ लेना कि तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगी। वो उसे पूरी तरीके से डरा देता है, धमका देता है। अब शाम का वक्त हो जाता है। शाम को जब सुजीत काम पर से आता है तो अवंतिका अपने कमरे में बैठी रो रही थी। सुजीत उससे पूछता है कि क्या हुआ? तभी अवंतिका कहती है कि अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं कब से कह रही थी कि पिताजी की शादी करा दो, तो तुम मानने को तो तैयार थे नहीं। तो दोस्तों सुजीत पूछता है कि क्या हुआ ये तो बताओ। तो वो सारी बात बता देती है। ये सुनकर के सुजीत दंग रह जाता है कि इस उम्र में उसके पिता के इतने बुरे ख्याल कैसे हो सकते हैं, वो भी अपनी बहू के लिए। और दोस्तों सुजीत जो है वो अपने पिता से पूछता है तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, ये पैसे के लिए ये सारा नाटक करी है, इसको बस पैसा चाहिए। इसकी नजर मेरी पैसे और प्रॉपर्टी पर चली गई है, मुझे किसी भी तरीके से ये फंसाना चाहती है। ये सुनकर के अवंतिका दंग रह जाती है। उसे लगा कि ये तो पूरी तरीके से मुझे ही उल्टा फंसा रहा है। अब दोस्तों जो अवंतिका होती है वो अपने पति सुजीत से कहती है कि मुझे थाने में लेकर चलो, वरना मैं खुद जाऊंगी और FIR दर्ज करा दूंगी। अब दोस्तों सुजीत उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। और अवंतिका कहती है कि अगर तुम मुझे थाने नहीं ले गए तो फिर मैं घर में कुछ ऐसा कदम उठा लूंगी कि फिर तुम जो है अब माँ बाप बेटे दोनों एक साथ जेल चले जाओगे। ये सुनकर के सुजीत डर जाता है। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर है, क्योंकि आज तक लगभग साल भर के बीच में अवंतिका ने कभी भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया था। तो आज 1 हफ्ते से वो रट लगाई है कि पिताजी की शादी करा दो, तो कहीं ना कहीं कुछ हरकत पिताजी ने जरूर की होगी। तो अब दोस्तों अवंतिका कहती है कि चलो पहले चल करके मेरा मेडिकल कराओ। वो कहता है कि मेडिकल? तो कहता है कि हाँ, जब भी तो तुम्हें यकीन होगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अब दोस्तों जो सुजीत होता है वो उसका साथ देता है इन सारी चीजों में। सबसे पहले वो उसको पुलिस स्टेशन में लेकर के जाता है। अवंतिका जो है वो पूरी घटना जो है वो बताती है और FIR दर्ज कराई जाती है सोम कुमार के खिलाफ। अब उसका मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल में वो सारी चीजों की पुष्टि हो जाती है। अब दोस्तों सुजीत समझ जाता है कि कहीं ना कहीं जो उसके पिता है वो उसकी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं। तो अब उसे यकीन हो गया था कि जो अवंतिका 1 हफ्ते से रट लगाई थी कि ब्याह करा दो ब्याह करा दो, कहीं ना कहीं उसकी हरकतें देख करके उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। अब दोस्तों जो अवंतिका होती है वो सुजीत से कहती है कि मैं इस दरिंदे को बख्शूंगी नहीं, क्योंकि ऐसे नियतखोर लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब मुकदमे के आधार पर और जो रिपोर्ट आती है मेडिकल आधार पर, उसके आधार पर पुलिस जो है वो सोम कुमार को पहुंचकर अरेस्ट कर लेती है और उठा करके जेल में बंद कर देती है। अब इधर दोस्तों जो विमला देवी होती है उसे जब पता चलता है तो विमला भी नाराज हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपने ससुर के खिलाफ भला ऐसा कदम कैसे उठा सकती हो? कम से कम तुम एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी। तो अवंतिका उसे कहती है कि मैंने तुमसे बात की थी, लेकिन तुमने उसी की ओर मुझे झुकने के लिए कह दिया था। एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। आपने तो उसी का साथ दिया था, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरा पति भी मेरा साथ नहीं दे रहा था और इसी की वजह से इसने मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया, वरना उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे छू लेता। अब दोस्तों मामला जो था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। सोम कुमार जेल चले गए थे और जो सुजीत थे और जो उनकी पत्नी अवंतिका थी वो अब उसी घर में रहने लगते हैं। सोम कुमार जो थे वो सलाखों के पीछे जेल की हवा खा रहा होता है। इतना अंधा और इतना पागल इंसान जो कि रिश्तों को ही शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों के लिए इससे भी कड़ी सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल